नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। रोज की तरह मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हैं तो लगभग यही वो प्रश्न है जो आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। चाहे आप 17वीं बीपीएससी देने जाएंगे, चाहे आप यूपी पीसीएस देने जाएंगे, आप आर परीक्षा जो उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, या फिर इसके अलावा अन्य कहीं भी। क्योंकि देखिए, जीके जीएस के पूछने का तरीका जो यूपी में है उससे हार्ड कहीं नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में थोड़े बदलाव देखने को मिले थे, अन्यथा सभी प्रश्न लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर अक्टूबर में और यहाँ पर दिसंबर में इन दोनों की परीक्षाओं की तिथियां आयोग द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं। जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर है उन छात्रों का जिन्होंने यूपी से और उत्तर प्रदेश आर भरा हुआ है, इसके संबंध में जो ये समान अध्ययन प्रथम आता है आप लोग का जीएसजी के पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। क्योंकि यहीं से आप लोग की ये सुनिश्चित होती है कि आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, यानी कि जो आप अधिकारी बन के अपने घर वालों का सपना सजोए हुए हैं वो सपना आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं। सबसे प्रमुख पेपर यही होता है, क्योंकि यही आपके लिए क्या करो या मरो का पेपर होता है। तो इसकी जितनी अच्छी तैयारी, जितनी अच्छी रिवीजन आप करके जाएंगे, उतना ही अच्छा आपको सफलता मिलेगी। ये आपको पता है। देखिए, इसके लिए, इस सफलता को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से क्या है? प्रैक्टिस पेपर। मैं आप लोगों से कहता हूं कि प्रतिदिन आप जब उठा करिए, उठ करके अपनी दिनचर्या को करने के उपरांत एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया करिए। जी भैया, एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, चाहे वो 20 क्वेश्चन का हो, 30 क्वेश्चन का, जो भी हो उसे करिए। फिर उसके बाद अपने दिन भर को आप जो है पढ़ते रहिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि हमारी पढ़ाई क्या सही दिशा में है कि नहीं। आप अपनी पढ़ाई की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपको डेली जो है एक प्रैक्टिस पेपर जरूर करना चाहिए। मॉक टेस्ट में नहीं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट होता है जहां हम पूरे 150 प्रश्न, 140 प्रश्न जैसे पेपर आता है उसे करते हैं, नहीं। प्रैक्टिस पेपर करिए, खुद को अंदाजिए कि क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं, बस। फिर आप अपने दिनचर्या को चालू करिए। मैं इतनी छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप करके देखिए। एक महीने में आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही धारदार होगी। पढ़ते सब हैं, सबके पास किताब है, सबके पास मोबाइल है, सबके हाथ में जो है कहीं ना कहीं देखेंगे वो सारी चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन सब नहीं करते हैं, करते हैं वही गिने चुने लड़के। क्यों? क्योंकि उनका तरीका, उनका दिशा सही होता है। तो इसीलिए आप अपनी दिशा को अगर सही करना है, इन छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आप खुद ब खुद अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। चलिए भैया, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद आदि का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया? जी भैया, आपको पता है, 7वां शेड्यूल। ठीक है, 7वां, जो आपके जो है इन तीनों विषयों के बारे में बताता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों विषयों पर चर्चा करता है। जो आर्टिकल 246, जी भैया, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, यहाँ पर तुम लोग को एक पॉइंट नोट करना चाहिए, क्या कि जैसे मैं प्रश्न लाया, अब आप लोग इसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग चीज है। उसके साथ साथ ये देखिए, क्या मैं जो यहाँ पर चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रत्येक प्रश्न के साथ, वो आपके दिमाग पे कैसे असर कर रही है। यानी कि वो प्रश्न क्या आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या आपको ये तथ्य पता है कि नहीं पता है। ये सारी चीजें जरूरी होती है जानने के लिए, क्या पढ़ाई दिशा सही है कि नहीं। ठीक है, मैंने कहा ना, दिशा ज्ञात करो, क्या दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि दिशा अगर उल्टा चलोगे तो क्या फायदा। ये तो है ना, जीवन में दिशा का ही तो बहुत महत्व है। तो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, आप में से जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? सी। जी भैया, समवर्ती सूची में। क्या भैया? समवर्ती सूची में। आप समझिए मेरी बात को, आपका विवाह हो गया, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, जिसे विवाह विच्छेदन कह दिए। जो क्या नाम है आपका, गोद लेना हो गया, ओके। उसके बाद जो आपके जैसे होता नहीं है सक्सेशन, यानी कि जो आपको अपने पूर्वजों से जो आपको चीजें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, जो आपको मतलब छोटे बच्चों के लिए या भ्रूण में जो है, या जो चीजें प्राप्त हो रही हैं दूसरे, क्या नाम है, अपने जनरेशन बाई जनरेशन, इस सक्सेशन नहीं कहते, आपके पिताजी ने कुछ आपको दिया, तो इन संबंध में कानून बनाने का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज देखो, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ पर भी जो आपके कानून नहीं होते, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, अलग अलग सबके अपने पर्सनल लॉ होते हैं, उस पर भी कानून बनाने का जो है अधिकार जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। ये आपको पता होना चाहिए, किसमें? समवर्ती सूची में डाला गया है। इस समय इसमें कुल संख्या कितनी है भैया? 47 है। कितनी? 47। और अगर पूछा जाए यहाँ पर क्या कि जो है यूनियन लिस्ट कितनी है भैया, तो 97। केंद्र सूचियों की संख्या 97 है, ये 47 है। और आपके राज्य सूचियों की संख्या कितनी भैया? 66 है। कितनी? 66 है। तो ये देखो, अब तुम लोग यहाँ पर देखो, क्या इतने सारे तथ्य तुम्हें पता थे?
ये तथ्य अगर पता है तो जान के चलो इन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारे प्रश्न बनते हैं। एग्जैक्टली अगर ये नहीं भी पता है लेकिन ये तो जरूर पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। यही बेसिक से आपका ये सब प्रश्न बनते हैं। ये सब प्रश्नों को आप एग्जैक्टली एक एक पॉइंट करके नहीं पढ़ सकते, याद कर सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर करना होता है। तो प्रैक्टिस पेपर जब सेट किया जाता है तो वहां ऐसे प्रश्नों को जगह दी जाती है जो आपके किताबी ज्ञान से थोड़ा हटके हो, जो आपको क्या करता हो, आपके ज्ञान को और बढ़ाता हो। इसीलिए कहा जाता है रोज सुबह उठिए, एक प्रैक्टिस पेपर करिए, फिर अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? जी भैया आपको पता है, हाई कोर्ट्स, यहाँ पर हाई कोर्ट्स की बात की जा रही है। आपको पता है लगभग लगभग हर राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पुराना हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो 1866 के आसपास शायद जो स्थापना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया आप लोग एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आप अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बात प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कहाँ से दिया जाता है। अच्छा ये बताइए आप लोगों से, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में फंड कितने तरह के फंड है, अगर मैं कहूँ इंडिया में कितने तरह के फंड हैं तो आपको क्या जवाब होगा? एक मिनट माफ करिएगा, मैं जो है मैंने आपको शायद अभी इलाहाबाद बोल दिया था ना, माफ करिएगा, माई बैड। कलकत्ता सबसे पुराना है, ठीक है, माफ करिएगा, सबसे बड़ा आपका जो है इलाहाबाद है, ठीक है, सॉरी। कलकत्ता सबसे पुराना हाई कोर्ट है, माफ करिएगा, गलत चीजें नहीं, गलत चीजें नहीं, वरना आप कहोगे सर क्या पढ़ाते, केवल बड़ी बड़ी बातें करते। तो माफ करिएगा, ये जो है सबसे पुराना अगर कोई हाई कोर्ट है तो वो है जो 1862 में स्थापित किया गया था, ठीक है। माफ करिएगा, यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट है जो सबसे पुराना है, ठीक है। क्लियर। चलो एक तो मान लो एक गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है। अब बिगेस्ट जो है आपका, सबसे बड़ा आपका इलाहाबाद है, सबसे पुराना कलकत्ता। ये दो चीज में थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, कोई बात नहीं, चलिए। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा एक इलाहाबाद भी अपना स्थान रखता है, लेकिन गलत मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये इस बारे में प्रश्न है, तो यहाँ पर देखो अगर कहीं से दिया जाता है तो आपका क्या है भैया, भारत की संचित निधि से। आप जानते हो हमारे यहाँ तीन तरह के जो है अकाउंट की बात की गई। एक बात की है कॉन्टीजेंसी, ठीक है, इस एक बात की गई है कॉन्टीजेंसी, जो आपके आता है आर्टिकल 267 ही भैया। आर्टिकल 267 के अंतर्गत कॉन्टीजेंसी फंड की बात की जाती है, जिसमें कहा गया है कि यह एक 500 करोड़ का जो है फंड होगा, जो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के जो है सरकार उससे पैसा निकाल सकती है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। उसके बाद आपका संचित निधि, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया यहाँ पर, कंसोलिडेट फंड, कंसोलिडेशन फंड, ठीक है, कंसोलिडेट फंड। ये जो है आपका आर्टिकल कौन सा, कंसोलिडेट फंड आपका कौन सा भैया आता है, आर्टिकल 266 ए, आर्टिकल 266 ए के अंतर्गत जो है ये आता है। अब पता है हर राज्यों का भी अपना अपना क्या होता है, कंसोलिडेट फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, और आपका क्या कहते हैं तीसरा, पब्लिक अकाउंट जो है होता है हर राज्यों का, इस प्रकार केंद्र का होता है उसी प्रकार। तो देखो ये जो पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट वो आर्टिकल 266, क्या कहते हैं 266 के पार्ट 2 के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो 266 ए आपके क्या नाम है, कंसोलिडेट फंड, और 200 पब्लिक फंड आपका ये। देखो कंसोलिडेट फंड वो फंड होता है जिससे सरकार की सभी जो व्यय होते हैं, चाहे आपको सांसदों का वो देना हो, चाहे आपको जो अलग अलग तरीके से जितनी भी आपको चीजें यहाँ पर पेमेंट होती है, वो भारत की संचित निधि से होती है। इससे पैसा निकालने के लिए आपको अप्रूवल लेने की जरूरत होती है पार्लियामेंट की, ठीक है। इसीलिए जब आप देखते हो बजट आता है तो वहां पर ये चीजें रखी जाती है, फिर वहां से पास होता है, तब जाकर के ये चीजें जो हैं इससे पैसा निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके साथ, हाँ, ये जो पब्लिक अकाउंट है इसमें भी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती है, केवल और केवल जो है आपका कंसोलिडेशन फंड, क्योंकि मेन फंड आपका यही है। देखो मेन फंड ये हो गया, उसके बाद 500 करोड़ का इसमें डिसाइड हो गया, इसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो पब्लिक अकाउंट में जाता है, ठीक है। और इसमें क्या ही जाता है, नाम मात्र जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक फंड बनाया गया है जो जरूरतों को देखते हुए होता है, ठीक है, समझ गए। और ये जो आपका कॉन्टीजेंसी फंड होता है, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता है, उसके अंतर्गत ये जो है चीजें रखी जाती है, ठीक है, क्लियर। और इसी प्रकार से मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से केंद्र का होता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 267 का दूसरा भाग राज्यों में कॉन्टीजेंसी, यानी क्या, कॉन्टीजेंसी फंड की होने की बात यहां पर करता है, जिसे आकस्मिक निधि कहते हैं, ठीक है, हिंदी में।
तो आप समझ गए कि जो न्यायाधीशों की होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ना कि राज्यों के, क्योंकि हाईकोर्ट भैया अगर राज्यों करेंगे तो उन्हें फिर राज्यों के अंतर्गत, इसलिए उन्हें निष्पक्ष काम करने के लिए है। और दूसरी बात क्या है कि ये 3 प्रकार के फंड है जिस इस आर्टिकल के तहत काम करते हैं, जो यहाँ पर इन चीज़ों की बात करते हैं। राज्यों का भी अपना होता है। क्लियर? समझ गए किसमें अप्रूवल की जरूरत है, किसमें नहीं? एवरीथिंग इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजें एकदम बढ़िया समझ में आई ना, विस्तृत। केवल एक गलती होगी स्टार्टिंग में, लेकिन वो चले कोई बात नहीं है, गलत नहीं जाने हो, बढ़ते बढ़ते सही जान के बढ़ो, ठीक है? वैसे मुझसे एक गलती होती तो काफी गिल्ट फील होता है कि मैंने कैसे गलती कर दी। होना चाहिए। अगर आपके अंदर जो है अपनी गलतियों को लेकर एक बार जो है क्या होता है, आपको बुरा लगता है, तो यकीन मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ट्रू हो, ट्रू है। तो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए यहां पर आपको 4 चीजें देगी, और चारों चीजें हमारे इतिहास में, खास करके पॉलिटी राज्य व्यवस्था के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है भैया, बहुत बड़ी घटना है, जिसने हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित किया है इन चारों घटनाओं ने। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि चारों घटनाएं संबंधित क्या है। देखिए भैया, पहला जो है आपका गोलकनाथ केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। क्या जजमेंट दिया था? कि जो संसद है, गोलकनाथ केस में जो संसद है, वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें जो है संच मतलब क्या कहता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन्हें वह क्या पार्लियामेंट, संसद रोक नहीं सकता। ठीक है, ये कब हुआ था? ये पहला वाला हुआ था 1967 में। कब? 1967 में। ठीक है, ये जान लेना। अब केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती केस क्या था? ये आपका हुआ था कब? केशवानंद भारती केस बनाम केरल में 1970 में। इसमें जो है बात हुई थी, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर जो है बात की गई थी। ठीक है, कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या आप छेड़खानी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर तीसरा आपका 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन क्या है? यहां पर सरकार ने इस संशोधन के जरिए क्या किया था? दरअसल जो यहां पर गोलकनाथ केस में जो यहां कहा गया था कि सरकार जो है या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स पर जो है कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें संसद को यह अधिकार दे दिए गए कि वो क्या कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, यहां पर ये अधिकार दे दिए गए थे। देखिए, संविधान सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, लेकिन वह संसद के बनाए गए नियमों से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम होता है कि बनाए गए कानूनों का सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन्हें देखना। क्या वो जो कानून बने हैं वो आपके जो संविधान के अनुसार हैं कि नहीं, वो चेक करना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो संविधान के अंतर्गत हैं, अगर वो सभी प्रकार से सत्य हैं और कानून के अनुसार काम हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बस उसी के अंतर्गत ही फॉलो कर सकता है। ठीक है, वो गार्जियन है, वो नए रूल नहीं बना सकता। ठीक है, ये आप जानिए। कभी कभी जजमेंट दे देता है, लेकिन अंतिम में जो संसद करता है उसी पर बहुत हद तक चीजें निर्भर होती हैं। ठीक है, ये जान लेना। और चौथा आपका क्या था भैया? यहाँ पर 1976, जी भैया, चौथा 1976, जिसे क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे क्या? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसने देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए थे। आप लोग इतिहास अगर पढ़ते होगे तो जानते हो, 4200 कितना पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 1 2 3 4। जितने लोगों ने क्या 1 2 3 4 जवाब दिया वो सही कर ले। इन चारों केस के बारे में समझ गए अच्छे से। देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात आई है, तो यहाँ पर मैंने फंडामेंटल राइट्स की पॉलिटी क्लास जो है 2 पार्ट में मैंने इसको पढ़ाया हुआ, और उन 2 पार्ट से मैंने इसको कैसे, जी भैया, उन 2 पार्ट से मैंने इसे आपको लक्ष्मीकांत और घटना चक्र पूर्वालोकन जैसी किताबों से, आप मेरी उस क्लास को देखिए, आप खुद समझ आए। मैं इतना कह रहा हूँ, अगर तुमने उन 2 क्लासेस को देख लिया, फिर यकीन मानो कोई भी स्टेट एग्जाम हो यार, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, तुम किसी भी एग्जाम में आने वाला प्रश्न गलत नहीं करोगे अगर तुमने उन दोनों प्रश्नों को पढ़ लिया, समझ लिया, रिवीजन कर लिया। कभी नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर 2 क्लासेज में ऐसे ऐसे प्रश्नों के जरिए जो आप देखोगे कि अगर एक बार आप पढ़ लो तो आप खुद कहोगे कि ये प्रश्न कितने लाजवाब हैं, और उसका इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया है मैंने उन 2 वीडियोज में कि आप उसी क्लास में पढ़ोगे, उसी क्लास में सीखोगे, उसी क्लास में रिविजन भी कर लोगे। इस तरह से मैंने उन प्रश्नों को केवल 50 प्रश्न में मैंने पूरा डिजाइन किया हुआ, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, इसीलिए दिया है और 50 प्रश्न में पूरा खत्म किया। हाँ,
थोड़ी सी लंबी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में समय गया है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना तुम खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया। एक बार आप पढ़िए फिर देखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 जून 2023 को नरेंद्र मोदी को किस देश ने जो ऑर्डर ऑफ द नाइल, जी भैया ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। अब देखिए कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनके नामों से ही हमें बहुत हद तक उस देश के उसके संबंध का जुड़ाव पता लग जाता है, ठीक है। तो उस देश से उसका क्या जुड़ाव, उस देश से उसका क्या संबंध है, ये आप उसके अवार्ड्स के नाम से ही समझ जाते हैं। अब आप देखिए कैसे, यहां पर नाइल की बात की जा रही है, तो नाइल रिवर कहां बहती है भैया, नाइल रिवर कहां बहती है, क्योंकि आप देखिए नाइल की बात की जा रही है, नाइल एक रिवर है आपको पता है, जिसे हम लोग नील नदी कहते हैं, बेसिकली वो वहां उस देश में नाइल है। तो आप देखेंगे मिस्र में, और इन चारों में से कहीं पर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये जो है नाइल यानी कि मिस्र देश से जो है जुड़ी हुई है। ये मिस्र देश की सबसे बड़ी अवार्ड है। ये अवार्ड सभी को नहीं मिलता, ये मिलता है जो किसी देश का बड़ा हो, मतलब क्या कहना प्रमुख हो उसको मिलता है, या किसी देश पर अच्छे पद पर कार्यरत हो और उन किस फील्ड में जो अच्छे काम करता हो, मतलब अच्छी सर्विस दे रहा हो, क्या ना मानवता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिस्र सरकार द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है 25 जून 2023 को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2023 के बजट पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग बढ़कर हो गई, यानी कि कह रहा है कि जब 2023 का बजट लाया गया था, ठीक है, इस बजट के अनुसार जब 9 वर्ष पहले यानी कि कब 2014, तो 2014 में जो प्रति व्यक्ति आई थी पर पर्सन इनकम पीपीआई, वो 2023 में कितना हो गया, मतलब ठीक है, और जितना हो गया क्या वह बढ़कर के 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया, ये आपसे पूछ रहा। तो जवाब दीजिए। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या 2 गुना हो गया, जी हाँ लगभग 2 गुना हो गया। मेरे अगर आप बातों को सुने होते तो उसी में जवाब था, लेकिन एग्जैक्टली 2 गुना नहीं हुआ। काफी मैंने देखे इस प्रश्न में, आप जब गूगल सर्च करोगे काफी जगह जाओगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, जी भैया इसीलिए उसे लगभग, क्योंकि इसमें इससे कम कहीं नहीं है, ठीक है। लगभग मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली 2 गुना नहीं हो, और 2 गुने से कम अगर कहे तो भी आप उसे सत्य मानिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सही जवाब यहां पर होगा, ओके। और इसमें आपको पता है कि देखिए अभी तो 2023 का मुझे देख रहा था कहीं नहीं। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है कहाँ, हमारे किस राज्य में। तो भैया पता होना चाहिए सिक्किम, सिक्किम में इंडिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कोई राज्य है तो वो सिक्किम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम राज्य। अभी मैंने तो यही देखा था। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या नाम है, हो सकता है क्योंकि सिक्किम और जो है पर कैपिटा इनकम जानते हो ना। उह, हाँ। तो जितने लोगों ने मतलब ये होता, अच्छा ये मतलब छोड़ ही दो, इस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने महाराष्ट्र भी कहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर मान के चलो तुम्हें ये 2023 बजट की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न ये, मतलब एक प्रश्न ये बन सकता है 2023 से 2024 आते आते पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है। तो भैया यहाँ पर जो मेरे पास अभी जानकारी थी, जो बजट से मैंने प्राप्त की थी, वो ये था कि 2023 की तुलना में 2024 में 50% तक बढ़ोतरी हुई। कितनी, 50% तक बढ़ोतरी हुई केवल साल की तुलना, मतलब इस साल से अगले साल की तुलना, मतलब इस साल अगर आपकी इनकम 100 रुपए थी तो अगले साल 150 रुपए आपकी इनकम हो गई थी, ठीक है, समझ गए, ओके। अभी देखो यहां पर जो मैंने सिक्किम कहा था, यहां पर देखिए वही है ना, यही दिक्कत आती है मुझे। अब देखो यहाँ पे जो सिक्किम जवाब दे रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर सिक्किम नहीं जवाब देना, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम नहीं जवाब देना, ये तेलंगाना होगा, ठीक है, तेलंगाना। क्योंकि वही बात हो जाती है ना, मुझे जहाँ डाउट लगता है इसलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। सिक्किम भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2023 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, यह अमृतकाल का कौन सा बजट है बताइए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट हैं यहाँ पर अच्छी खासी पर पर्सन इनकम को लेके आप देखते हैं मार होती रहती है। सिक्किम किसी अन्य मामले में आगे होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया,
जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, पहला। जी दोस्तों, यहाँ पर जो अमृतकाल की बात की गई थी उसी में 2023 में जो यह बजट लाया गया था, यह अमृतकाल का पहला बजट था और इसी में सप्त ऋषि की बात की गई थी। किसके भैया, सप्त ऋषि की बात की गई थी। इसका थीम क्या था, सप्त ऋषि, ठीक है। ये जो है 2023 के बजट का क्या था भैया, सप्त ऋषि जो है इसका थीम था, ठीक है। 2023-24 के बजट का ये पूछा जा सकता है कि अमृतकाल का पहला बजट जो 2023-24 में लाया गया उसका थीम क्या था। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2023-24 के आकलन के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। चलो भैया, आप देखो यहां पर भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, 2023 के आकलन के अनुसार कह रहा है, ठीक है। अब 2023 के आकलन के अनुसार बताइए क्या होगा। अच्छा ये बताओ, अमीर की बात होगी, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो भैया बिहार है, ठीक है। भारत में अगर सबसे गरीब राज्य की बात की जाए तो वो आपका गुजरात, सॉरी, बिहार होगा, ठीक है। और सबसे अमीर राज्य कौन सा है भारत का, तो वो भैया आपका कौन सा सबसे अमीर राज्य अगर भारत का है तो वो आपका है क्या कहते हैं, मुंबई, ठीक है। मुंबई आपका जो है सबसे अमीर राज्यों में से है, ठीक है, समझ गए। 2023-24 में अगर पूछा जाए, 2023-24 की बात कर रहा हूं, इसके अनुसार पूछा जा रहा है तो देखो, सबसे ज्यादा जीडीपी शेयर में अगर कोई भारत के जीडीपी में शेयर करता है तो वो महाराष्ट्र है, जो पूरे भारत की जीडीपी का 15.7% करता है, यानी कि विश्व भारत का सबसे बड़ा जो राज्य यहाँ पर शेयर करता है वो है। वहीं दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, और उत्तर प्रदेश भैया कितना, 9.2% यहाँ पर अपना शेयर जाता है। तो यहाँ पर जितने ने क्या सी जवाब दिया है, सी सही कर लें। देखिए भैया, पूरी जीडीपी में इस समय सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई से मतलब जो है अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो यूपी है, जो 9.2% जो है आपकी पूरी जीडीपी में क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। यार इसका रीजन पता है, इसका रीजन ये नहीं कि यूपी में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम होगा, नहीं। यूपी की जनसंख्या इतनी है, यहाँ पर एंड यूजर्स इतने हैं, एंड यूजर्स मतलब क्या, उपभोक्ता इतने हैं कि यहाँ पर वो अगर केवल अपनी जरूरतों का चीजों का ही उपयोग करेंगे ना। अब बताओ, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है ना। और सोचो, कई स्टेट से 55 करोड़ 7-7 करोड़ का अंतर है, बहुत मैटर करता है भैया। हम लोग यूपी के, हम लोग अरे एक इंसान थोड़ा भी खाएगा तब भी कई प्रदेशों से ज्यादा खा लेगा ये जान के चलो। तो मतलब ठीक है, रिजल्ट है, रिजल्ट है। तो यहाँ पर टॉप 3, अगर टॉप 3 की बात करूँ तो पहले नंबर महाराष्ट्र आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश बाद तमिलनाडु आता है, जो ज्यादा अंतर नहीं है, तमिलनाडु और यूपी में मात्र 0.1% का अंतर है आपके जीडीपी के योगदान में, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल चीजें अच्छी होती है, यूपी के कुछ हिस्सों में होती वरना इतना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी का नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका गुजरात आता है 8.2 के साथ, ठीक है। तो टॉप 4 आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 2023-24 के बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। चलो भैया, 2023-24 की बात कर, बताइए। और 2024-25 का जो बजट यहाँ पर आ गया है, क्या नाम है यूपी का, उसके लिए एक वो मैं लेकर के आऊंगा जब इंडिया का बजट आ जाएगा। अभी इंडिया का बजट नहीं आया, तो थोड़ा सा दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो इसलिए आसानी होगी। और थोड़ा सा मैं रुक करके इसलिए ला रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, आपके लिए आसान बनी रहे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, डाटा वाइज मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं से हुआ था तो स्वयं के कर राज्य से। दरअसल 2023-24 का जब मैंने बजट का क्या नाम है टेबल देखा, उसमें 2,49,625 करोड़, 2,49,625 करोड़, मतलब ये आपको कहां से, ये सरकार को स्वयं के कर से मिले थे, ठीक है। सरकार को स्वयं के कर से यहां पर इतने मिले थे। उसके बाद सबसे अधिक मिला था भैया केंद्रीय करों में, राजस्व का जो राज्यों का हिस्सा होता है, 1,83,000 के आसपास, कुछ ज्यादा था, उतना था। और उसके बाद 1,14,000 जो है आपको कहां से मिला था भैया, केंद्र सरकार की सहायता से। 1,14,000 से प्लस जो है यहां पर मिला था, केंद्र सरकार की सहायता थी। और हिस्सा हिस्सा क्या होता है, जो आप जीएसटी पेमेंट करते हो उसमें एक सीजीएसटी होता है, ठीक है, एक जो है एसजीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी। तो ये जो उसमें जो आप पेमेंट करते हो उसमें जो केंद्रीय करों में हिस्सा था उससे 1,83,000 करोड़। और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने सहायता की थी, जो नीति आयोग ने चीजें बताई थी, उस हिसाब से 1,14,000 करोड़ मिला, ठीक है। मैं नीति आयोग शायद कह दिया, माफ करेगा, वित्त आयोग ने जो कहा था। अगला प्रश्न, आर्टिकल 280, निम्नलिखित उत्पादों में से उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए।
चलिए भैया जवाब देते रहिए आप सभी लोग, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब देखो जितनी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर तुम लोग यहाँ पर उसको सही समझ रहे हो, सही जान रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसानदायक चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने, बहुत ही आसान है। देखो भैया, आपको पता है कि गन्ना के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश क्या पहले स्थान पर, इसमें कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गन्ना, चीनी, दूध, एथेनॉल, गन्ना, चीनी, दूध, एथेनॉल, क्योंकि भैया इतना ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है कि उससे एथेनॉल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सब चीनी बना नहीं सकते, और गन्ना किसानों को भी हमें खुश करना है, पॉलिटिक्स भी है, जरूरत भी है, सारी चीज़ों को देखते हुए तो एथेनॉल बनाया जा रहा है। उस एथेनॉल का प्रयोग हम अपने जो है पेट्रोल मिक्सिंग में कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, आगे वाले समय में एथेनॉल को कितना 20% तक मिक्सिंग करने की बात 2025 तक कही गई है। इससे क्या होगा, इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो गन्ने का सही उपयोग भी हो जाएगा, अन्य जो चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें आपका जो तेल ओल मंगाते उससे जो आपका राजस्व घाटा बढ़ता वो भी कम होगा, और इससे क्या होगा, एथेनॉल मिलाने से जो प्रदूषण होता है वो भी कम होगा। तो कई सारे फायदे हैं, ठीक है। और बाकी दूध में तो है, चीनी में भी है, तो इन सारी चीज़ों को जानने लेना। चलो, सबरी संकल्प अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किससे, बताइए। महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मनील बस्ती मुक्त योजना, अंत्योदय लाभ योजना से, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब कह दिया, राष्ट्रीय पोषण अभियान से। जी भैया, ये जो है आपका, दरअसल इससे पहले एक योजना चलाई गई थी आपके, क्या नाम है, राज्य सरकार द्वारा, वो थी हौसला पोषण योजना। जी भैया, क्या थी, हौसला पोषण अभियान जो था, उसी हौसला पोषण अभियान के साथ जो है आपका, ये देख रहे हो क्या नाम है, हौसला पोषण अभियान के साथ आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसकी भी शुरुआत 2022 में हुई थी, और ये अभी जब ये हुई थी तब से मैं इतना ही देख रहा हूँ कि 29 जिलों में अभी तक डाटा के अनुसार इसे 29 जिलों में शुरुआत किया गया है, जो आपके 2022 में शुरू हुई थी, ठीक है, 29 जिलों में। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया है, कारण दिया है, बताओ। अगर इतना बेसिक सा प्रश्न तुम सही नहीं कर पा रहे हो, तो साइंस के किन क्वेश्चंस को पढ़ करके तुम्हें लगता है कि हम सही करके आ जाएंगे, बताइए, अगर तुम इतने बेसिक से प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल भैया, कारण कह रहा है इसका, रक्षित करती है, तो बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया है वो सही कर, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इससे मुझे इफ और बट कोई है, अगर बताओ। समताप मंडल जानते हो, वहीं पर ये होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और वहीं पर सारे आपके वायुयान उड़ते हैं, सारी अच्छी दशाएं वहीं होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एशिया का मध्य प्रथम केंद्र किस के तट पर कहाँ स्थापित किया गया है? जो भैया गंगा नदी के तट पर है। कहाँ किया गया, अब बताओ, चारों में से गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है? गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है? कहोगे सर प्रयागराज से भी बहती है, ठीक है, वाराणसी से भी बहती है, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन स्थापित किया गया है पटना में, ठीक है, पटना में जो है ये स्थापित किया गया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही है ना, प्रश्नों को तरीका यही होता है। क्या तरीका होता है कि जैसे प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर से देखो क्या इसके संबंध में कोई जवाब ऐसा, कोई उत्तर ऐसा दिया जिससे संबंध ही ना रखता हो। पहले ये चेक किया जाता है, अगर संबंध सारे रख रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाया जाता है, और आपको डायरेक्ट पता है तो कोई बात नहीं। ये प्रश्नों करने का तरीका होता है, इससे आप पता है, इससे आप खुद ब खुद अपने प्रश्नों को चेक कर लेते हैं कि क्या हम जो जवाब देने जा रहे हैं वो श्योर कितने हैं। क्योंकि एग्जाम में माय बच्चा ना, माय डियर, एग्जाम में जब आप कोई चीज का जवाब देते हो ना, तो आपको लगता है कि हम तो सही ही जवाब दे रहे हैं, आपको लगता है कि हम तो सही, क्योंकि अगर आपको गलत लगेगा तो आप तो करोगे नहीं, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये जो आपको पॉजिटिविटी लानी है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसके लिए उसे क्या होता है, चीजों को कनेक्ट करिए, कनेक्ट करिए कि प्रश्न से कनेक्शन क्या बन रहा है। उसके लिए कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस पेपर करिए, करंट अफेयर्स क्लास करिए, रिवीजन करिए, बस। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स इस संडे को आपको होगा। जी भैया, हर संडे को यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जाती है, जो आप लोग देखेंगे, अभी आपको सुबह 10 बजे ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, अब इस प्रश्न में देखो, बहुत ही मुझे, वैसे कानपुर को पूर्व का मैसाचुसेट कहते हैं, पता है ना, चलो, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। अब यहां पर बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न लेकर के आए, बताओ। अगर इस प्रश्न को देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई है जो सुमेलित नहीं है? भैया इस प्रश्न में सारे सही सुमेलित है। आंवला उर्वरक, मोदीनगर रबड़ फैक्ट्री, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर चमड़ा उद्योग, आपको पता ही है। अब इसमें सारे हैं। अब आप कहोगे सर तो ये क्वेश्चन लाए क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज जो है ऐसा लाया जाए जो आपको जवाब भी दे, कहीं कहीं आपको मुझे चेक भी करना होता है ना। एक ही प्रश्न था,
इससे मैंने काफ़ी कुछ चेक कर लिया अगर आपने, इसलिए मैंने उसको बहुत टाइम नहीं दिया। चलो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, बताइए। आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बेस्ड प्रश्न, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रथम का भैया देखो यहाँ पर क्या था, हेराल्ड डोमर। द्वितीय का क्या था यहाँ पर भैया, महालनोबिस। फिर तृतीय का क्या था, एस चक्रवर्ती। और चतुर्थ का क्या था, अशोक रुद्र मॉडल। तो जिन्होंने क्या ए जवाब दिया, क्या 4 3 2 1 जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधार क्या होता है। जी भैया, आप पता है कल को अधिकारी बनोगे, देश की सेवा तो करोगे ही, बाकी काफी अपनी सेवा भी करोगे, वो बात अलग की है, सब करते हैं, आप नए नहीं होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, जब आप लोग का वेतन निर्धारण होता है तो आपको पता है अक्सर आपको डियरनेस अलाउंसेज मिलता है, ठीक है। ये डियरनेस अलाउंसेज आपका क्या होता है, महंगाई भत्ते से संबंधित होता है, ठीक। ये महंगाई भत्ता किस आधार पर आते हैं, तो भैया उसका सही जवाब होगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी क्या, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर आपका जो है ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, बताइए। सिक्के जारी के, दरअसल सिक्का और 1 रुपया, 1 रुपये का नोट जानते हो ना, वो ये दो चीजों का अधिकार एक ही लोगों के पास है, बताइए किसके पास है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कहला, वित्त मंत्रालय के आधार पास होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं होता है वो जारी करता है। चलो यहाँ सिक्के की बात एक जान लेना, 75 रुपए के सिक्के का एक जो है समारोहिक सिक्का, मतलब किसी चीज के उपलक्ष्य में, जो आपका नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब नहीं बनना था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर जारी किया गया था। करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है, मैंने कहा सिक्के की बात है तो इतना जान लेना कि 75 रुपए सिक्का प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये जारी किया गया, जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के क्या कहते हैं, उद्घाटन के समारोह पर है, उसको लेकर के जारी किया गया। यहाँ जनगणना वर्ष है, यहाँ लिंगानुपात बताइए, भारत की बात कर रहा है, ठीक है। ये भारत के संबंध में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, और कह रहा नहीं है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ये भारत के संबंध में है माई दोस्तों, वरना यूपी के संबंध में समझना। अब फिर कह रहा हूँ, ये जो प्रश्न तुम पढ़ रहे हो ना, 70वीं बीपीएससी मैंने बताया था, देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है, उसके फॉर्म भी आने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है पढ़ने की जरूरत है, बस यही सब पढ़ते रहो, बस स्टेट स्पेसिफिक जो है आपको जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा। और भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है स्टेट स्पेसिफिक जो जीके है वो मैं आपको बिहार का यहीं प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब पढ़ते रहिए, बाकी देखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, लेटेस्ट वाला, यहाँ पर क्या था, इसका सही जवाब 943 था, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, कि मतलब सबसे लेटेस्ट वही, इसीलिए कहते हैं ना, प्रश्नों को पढ़िए। आपको लग रहा हो सर इतना कैसे याद करें, अरे क्या पता एग्जामिनर आपके लिए बना के दिया हो प्रश्न, कि जो, फिर देखो कहा ना, कनेक्ट करो। तो जो तुम्हें आता है वो कनेक्ट करो ना, तुम्हें 2011 का तो पता होगा ना, कुछ नहीं पता होगा 2011 2001 ये तो पता ही होगा, क्योंकि लेटेस्ट ये भी 2021 का नहीं आया है, तो 2 3 साल का तो भैया जरूरी ओवरऑल। अगर तुम्हें पता तुम वहीं से क्लिक करते कहते अरे यार ये तो गलत दिया है, मतलब तुम हड़बड़ाने से ज्यादा अगर एक बार उसको कोशिश करते तो पता लगता हो जाता कितना आसान प्रश्न है। आयोग यही करता है, बार बार कह रहा हूं, आयोग भी आपके साथ यही करता है, प्रश्नों से आपको डराने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये जानता है, क्योंकि देखो एक एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो ये सोच के बनाता है कि भैया मैं वो पेपर दूं तो मैं भी दे सकूं, इस बेसिस पे ना पेपर बना दूं कि मैं जब देने जाऊं तो मैं खुद ना वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊं, जो उस, क्योंकि आपको 2 घंटे मिलते हैं, आपको उसी समय में सारे प्रश्न करने हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखना। तो एग्जामिनर इन सब चीजों को लेकर के चलता है भैया, एग्जामिनर इतना घटिया इंसान नहीं होता कि बस आपको उसे फेल करना है। हाँ, क्योंकि इतनी कंपटीशन बढ़ रही है तो पेपर से थोड़ा सा टफ कर रहा है, लेकिन इतना घटिया तरीके से नहीं बना सकता। आप यूपीएससी देख लीजिए, सब देख लीजिए, वो अपना एक जो लेवल बना दे उस लेवल के नीचे तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छा तो बनाएंगे ही, वरना कंपटीशन किस नाम का, कोई भी पास कर ले तो थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ये भी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसके पास होता है। आर्थिक समीक्षा क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे। जी भैया, जब भी आपका बजट आना होता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, जहां पर पिछले वर्षों में क्या हुआ उसके बारे में बात होती है और आगे क्या होगा उसको लेकर के एक रिपोर्ट जो है सरकार अपनी बात कहती है। खास करके उसमें जो है पिछले चीज़ों का ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया जाता है उस समीक्षा में। अभी तो पिछले 3 4 साल से समीक्षा उतनी अच्छी नहीं कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे पहले होता था। अच्छी बातें हैं यार, दिक्कत है ये। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, वित्त मंत्रालय। देखिए भैया, अगर मैं आपसे एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्टली आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर
क्या होता है, ये दो वॉल्यूम में आता है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के, जी भैया आप समझिएगा, आप यहाँ पर वित्त मंत्रालय कह के बात छिप गई, लेकिन आप लोग के सामने आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स के जो चीफ एडवाइजर होते हैं, ठीक है, चीफ एडवाइजर होते हैं, उनके द्वारा जो है ये क्या प्रिपेयर किया जाता है। तो इकोनॉमिक अफेयर्स के चीफ एडवाइजर द्वारा ये चीजें क्या की जाती है भैया, तैयार की जाती हैं, ठीक है। समझ गए, जो दो वॉल्यूम में तैयार होता है, दो वॉल्यूम में। अरे पूछो भैया, आईएएस वाईएएस की तैयारी करने वाले से पूछो, बेचारे इकोनॉमिक सर्वे भी बैठ के पढ़ते हैं। आप लोग को तो इतना सब नहीं पढ़ना पड़ता यार, वो लोग बेचारे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, उसमें से क्या निकल, उसके कुछ वर्ड्स होते हैं, उन पर कीवर्ड्स पर ध्यान दो, उससे कहीं मेंस आंसर राइटिंग में काम ना आ जाए, ये देखो वहाँ के डाटा को समझो, काफ़ी। वैसे इकोनॉमिक सर्वे पता है आपको अपने देश को समझने में बहुत अच्छा। आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, खास करके पीसीएस या आईएएस की, तो इकोनॉमिक सर्वे मैं कहूँगा जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग बजट कहते हो कि बजट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको मेंस आंसर राइटिंग अगर अच्छी करनी है, मेंस, क्योंकि भैया यूपी पीसीएस और सब जानो, मेंस तो सबको लिखना है, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे को जरूर से जरूर जो है आप अपने उसमें पढ़ाई में शामिल करेगा, जो भी हो सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का ट्यूबवेल सिंचाई के मामले में प्रथम स्थान है। तो भैया देखो, बहुत ही, चलो मैं बता देता हूँ, काफी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया दिया, उत्तर प्रदेश, जी भैया उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, महाराष्ट्र जो है आपका सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है भैया, मध्य प्रदेश आता है। और चौथे नंबर पर आपका कौन सा आता है भैया, तमिलनाडु, ठीक है। चौथे नंबर और पांचवें नंबर पर थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु यहाँ पर मेरे हिसाब से है। बाकी अगर कुछ डाटा मिले तो टॉप थ्री तो श्योर हो, थ्री फोर्थ फिफ्थ को लेकर थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना मैटर नहीं करे, तो टॉप थ्री ही आपसे ज्यादा पूछा जाता है। और पहले तो टॉप थ्री छोड़ो, एक दो ही पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है, कभी भी देख लेना। उत्तर प्रदेश आलू निर्यात जोन किस शहर में स्थित है बताइए, उसी साथ इस क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, बताइए। अब देखो, ये जो प्रश्न तुमने किए, इससे तुम्हें क्या आइडिया लगा होगा। मैंने कहा ना कि तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, मेरे कितने सही हुए, हमें किन चीज़ों को जैसे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो तुम्हारे माइंड में होगा हाँ ये तो नहीं पता था मुझे, अच्छा ये भी जो होता है क्या। ये सब चीज़ें क्या है, तुम्हें दिशा का सही ज्ञान कराएंगे कि अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं यही जरूरी है कि इसमें ये भी ऐड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको। तैयारी सब करने बैठ जाते हैं यार, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फलाना ढिमकाना नोट्स ले लेते हैं, ये यूट्यूब पे पढ़ लो, वो यूट्यूब पे पढ़ लो, सब कर लेते हैं। लेकिन सही बता दूं, इतने ज़्यादा चीज़ों से ज़रूरत है बस इतने की, इतना लेके सही दिशा में चलो, बहुत आराम से पेपर निकल जाएगा। इतना ज़्यादा ले करके चलोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं हिलता रहेगा, और जब हिलता रहेगा तब तक तुम क्या ही बोले, फायदा नहीं है। तो जितने लोगों ने इस आखिरी प्रश्न का यहाँ पर आगरा जवाब दिया, सही कर ले। जी भैया, आगरा जोन ऐसा जोन है, यहाँ पर जोन की बात की, जैसे आप अगर देखोगे, जैसे आप कानपुर, लखनऊ करा से कानपुर, फर्रुखाबाद, उसके आगे बढ़ते चले जाओ, इटावा, ईटा, मैनपुरी, यहाँ सब देखोगे, यहाँ सब अच्छा खासा आलू उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये जो आलू उत्पादन होता है, ये सब वही जोन है जो आगरा जोन की यहाँ पर बात होगी। चारों में से इसका सही जवाब है आगरा जोन, ठीक है। कानपुर भी है, लेकिन कानपुर उससे अच्छा नहीं है जितना निर्यात के लिए आगरा जोन है, ठीक है, क्लियर। तो चलो, नॉर्मल पैदा निर्यात की बात किया ना, तो निर्यात आपका आगरा है, ठीक है। उत्पादन की बात नहीं की, निर्यात की बात की गई है, दोनों में प्रश्न में अंतर समझिए। मैं उत्पादन की बात कर रहा हूँ कि कानपुर से आगे चले जाओ, वहां पर उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन निर्यात की बात होगी तो आगरा ही होगा। तो चलो भाई, इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से। और जाते जाते भैया, इस संडे को आप लोग की फिर से करंट अफेयर्स क्लास होगी, जहां पर चुनिंदा प्रश्न जो आपके आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। और फिर कह रहा हूं भैया, यूपी का पेपर है, बिहार का पेपर है, अन्य राज्यों का पेपर आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। जब भी पढ़िए तो हिसाब से पढ़िए कि आपको मेंस भी लिखना है, इस चीज को दिमाग में लेकर चलिए। और जाते जाते जो आप लोगों को मैं लिए, मैंने पॉलिटी की मूल अधिकार क्लास पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा देख लो, क्योंकि मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है भैया जहां से हर बार एक से दो प्रश्न पेपर जरूर से जरूर आता ही है। अब बहुत ही जरूरी प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाइएगा। ओके बाय।